नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदेश के साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज संपन्न होने जा रही है। आपको बता दें, मानसून से ठीक पहले कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। ये बैठक कई मायनों में विशेष होगी। सरकार खास तौर पर कृषि और किसानों को लेकर बड़े फैसले जो है वो ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में सरकार आगामी खरीफ सीजन की तैयारी, नए शिक्षा सत्र और युक्ति युक्तकरण पर विस्तार से चर्चा कर सकती है। इसके अतिरिक्त साय सरकार मंत्रिमंडल के परामर्श, पिछले दिनों सुकमा में शहीद हुए छत्तीसगढ़ के पुलिस अतिरिक्त के अलावा पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे की धर्मपत्नी को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने के विषय में भी बड़ा ऐलान कर सकती है। इस संबंध में पूर्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजपत्रित अफसरों के संगठन को भी आश्वस्त किया था। तो आपको बता दें, बैठक जो है वो कई मायनों में विशेष होगी। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। साय कैबिनेट की आज अहम बैठक है जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। युक्ति युक्तकरण को लेकर, शिक्षा को लेकर, इसके साथ ही जो शहीद हुए हैं उसे लेकर भी ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सीएम साय जो है वो बड़े ऐलान कर सकते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार सड़क परिवहन और यातायात को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। परिवहन और यातायात सुरक्षा में लगे उड़न दस्ता दल को 48 नवीन वाहनों की तैनाती से दुर्घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। यातायात सुगम होगा और लोगों में ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी। सीएम साय आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर परिवहन विभाग के निरीक्षकों के इन वाहनों की चाबी सौंपी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क यातायात को सुरक्षित, सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। नवीन शासकीय वाहनों की मदद से परिवहन उड़न दस्ता दल नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। आपको बता दें, उड़नदस्ता दल की कार्य क्षमता में वृद्धि, सड़क दुर्घटनाओं में कमी, सुरक्षा मानकों को बेहतर क्रियान्वयन और यातायात व्यवस्था में सुधार और अनुशासन बनाए रखने में ये पहल मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी परिवहन दस्ते की निगरानी और पहुंच जो है वो सुनिश्चित होगी। तो 48 वाहनों को हरी झंडी दिखाई गई। विष्णुदेव साय ने दिखाई हरी झंडी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर राजनांदगांव से है, जहां कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने रेत माफियाओं द्वारा किए गए गोलीकांड के मामले में शासन प्रशासन पर उसे बचाने का आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री को भी घेरा है। उनका कहना है, गृह मंत्री अगर अपना विभाग नहीं चला पा रहे हैं, अगर वो अपना कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें चूड़ी पहनकर बैठ जाना चाहिए। वहीं दीपक बैज ने घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया। गोलीकांड में घायल ग्रामीणों से चर्चा करते हुए घटनाक्रम की जानकारी भी ली। तो आपको बता दें, दीपक बैज ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गृह मंत्री पर भी इस दौरान निशाना साधा है। आपको बता दें, घटनास्थल पर पहुंचकर दीपक बैज ने जायजा लिया। एक ड्राइवर को, एक जेसीबी मशीन चलाने वाले को, बेचारे वो तो कर्मचारी है, ठीक है। वो टीआई को कार्रवाई की, अगर शायद ऑडियो वीडियो वायरल नहीं होता तो वो भी नहीं होता, उसको भी बचाया जाता। क्या इतनी छोटी सी कार्रवाई के बाद मामला खत्म हो गया क्या? आखिर 10-12 लोग से अधिक थे, वो कहाँ के थे? 2-3 गोलियां चलाने वाली वो कहाँ है? कौन है संजय सिंह? उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल छोटी मोटी कार्रवाई से सरकार नहीं बच सकती। गंभीर मामला है, बड़ा मामला है और सरकार कहीं न कहीं
मुझे लगता है अपने लोगों को बचाने में लगी है। निश्चित रूप से इसमें जो भी जिम्मेदार है, जो भी दोषी है, अगर पुलिस विभाग इन्वॉल्व है उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए। उसके अलावा कौन कौन अधिकारी इसमें शामिल है और कौन कौन शूटर है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस एक बड़ी आंदोलन के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार से है, जहां देवदूत का दावा करने वाले नेताओं की पोल खुल गई। आपको बता दें, इस दौरान गरीब असहाय लोग नेताओं से सुविधाओं की आस कर रहे हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि सुनो सरकार इन गरीबों की पुकार। आपको बता दें, ये परिवार 13 साल से विकलांग को लाभ दिलाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं मासूमों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लेकिन नेताओं के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। गरीब किसानों को झूठा आश्वासन देकर टालने की घटना के बाद अब अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भी पोल खुलती नजर आ रही है। आपको बता दें, भ्रष्टाचारी नेताओं की एक बार फिर से पोल खुल गई है। का समस्या बतावे? का समस्या बतावागा, देखते तो हम लेकर नहीं देखत, विकलांग है तो सरपंच के जाथन तबो नहीं बनाते, सचुल देथन तबो नहीं बनाते। एक ये निराशी विकलांग वाला। अच्छा, क्या साल के लड़का? 18 साल के। 18 साल हो गए। और कई था का थे सरपंच सचिव? हाँ बनाबो बस कथे तहन बस सचुल तो मैं कई आवेदन दे दारे ने, खुद घर में बुला के देखा के भी दे हैं, लेकिन लेना। क्या नाम है आपका? सोन कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? महाकाम। क्या सामना करना पड़ रहा है? मेरा बच्चे का यही समस्या है, जो शासन से लाभ मिलता है, पूर्ण विकलांग है, इसको खाने पीने और देखभाल करने में थोड़ा समस्या होता है, तकलीफ होता है। सचिव सरपंच को बोलते बोलते मैं थक गया हूँ, और जो भी मेरा समस्या है सब निराकरण के लिए बोलता हूँ तो हो जाएगा करके मेरे को 10 साल का मेरा बच्चा है, इसमें कोई ध्यान नहीं देने का कष्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ, पैदाइशी विकलांग है, इसका सर्टिफिकेट और सब बनवा चुका हूँ, और सरपंच के बोला हूँ तो बन जाएगा, लेकिन बना नहीं रहा है। अब खाने पीने तकलीफ, गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करने जाता हूँ, देखभाल के लिए समस्या होता है, इसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जो शासन का लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है मेरे को। सचिव को भी आवेदन लगाए थे तो बन जाएगा करके सचिव बोला और नहीं बना। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बालोद से है, जहां शिक्षिका के तबादले से बच्चों का दर्द आंसुओं में छलकता हुआ नजर आया। इस दौरान छात्राओं ने खाना छोड़ते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर गुहार लगाते हुए कहा कि हमें वही मैडम चाहिए। वहीं आपको बता दें, स्कूल में 92 बच्चे अध्ययनरत हैं, जिसके लिए एक प्रधानाध्यापक और एक सहायक शिक्षक है, जो पर्याप्त नहीं है। वहीं एक और महिला टीचर ललिता कंवर, जो कि 2 साल पहले इस स्कूल में आई थी, जिनका तबादला होने को लेकर स्कूली छात्रा जो है वो भावुक हो गए और आंसुओं से उनकी भावुकता साफ झलक रही थी। तो शिक्षिका के तबादले पर छात्राओं जो है उनका दर्द जो है वो देखने को मिला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें वही मैडम चाहिए। मैडम चाहिए। ललिता कौर मैडम चाहिए, क्यों चाहिए? वही रहते तो पढ़ाई होते हैं। अभी पढ़ाई नहीं हो रहा है आपको? नहीं। अभी कौन है स्कूल में? बड़े मैडम और ठाकुर है। तो खाना वाना छोड़ दी थी तो? वो मैडम अच्छी पढ़ाती है। बता रहे तो खाना वाना नहीं खा रहे थे तुम लोग। वो मैडम अच्छी पढ़ाती थी। आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो ये बताइए ना। उसने हम लोगों को इतना प्यार देती थी और अच्छा पढ़ाती थी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। देश में कानून व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन उनका स्वरूप तो है। जब बात गरीबों की आती है तो कानून का शिकंजा कस जाता है, तो वहीं बात रसूखदारों की हो तो कानून का अलग ही रूप देखने को मिलता है। दरअसल ड्राइवर के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, लेकिन डीएसपी की पत्नी के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? यहाँ डीएसपी की पत्नी नीली बत्ती लगी गाड़ी के बोनट पर बैठकर जन्मदिन मनाते वीडियो जो है वो कुछ दिनों से खूब सुर्खियों में है। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि नियमों की खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करने वाले अधिकारी की पत्नी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कानूनों का उल्लंघन करने वालों पर चुप्पी आखिर क्यों? डीएसपी की पत्नी पर कब आखिरकार
कार्रवाई होगी। नियमों की खुल्लम खुल्ला धज्जियां जो है इनके द्वारा उड़ाई गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां सभी जिलों में ई ऑफिस लागू करने को लेकर जीएडी यानी गैड ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है, जिसमें 33 जिलों में 23 जून से 30 जून तक ई ऑफिस प्रणाली के व्यापक शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक विभाग से कम 2 अधिकारी और कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिले में ई ऑफिस लागू करने की तैयारियां जो है वो काफी तेज कर दी गई हैं। सभी डीएम को आदेश दे दिए गए हैं। व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जो है इस दौरान किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रायपुर से है, जहां युक्ति युक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस ने शिक्षा न्याय यात्रा निकाली है। साथ ही पैदल मार्च करते हुए डीईओ ऑफिस का घेराव किया गया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड में चढ़कर प्रदर्शन जारी रखा। साथ ही युक्ति युक्तकरण को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। यदि सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र होगा। तो आपको बता दें, युक्ति युक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस का ये प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है सरकार के खिलाफ। अब रुक करते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के 15वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता लाने सार्थक और रक्षक अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के सुदूर अंचलों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने कहा कि सार्थक एवं रक्षक जैसे नए अभियान जनमानस में बच्चों के अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए कारगर सिद्ध होगा। आज छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अत्यंत हर्ष के साथ आप सबको सूचित कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, खास तौर से इस आयोजन के संपन्न होने के बाद। बिल्कुल सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद जिस धुनी का आनंद आता है वही आनंद आज के इस आयोजन के उपरांत हम सभी को आ रहा है। आप सबने भी अनुभव किया होगा। आज छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 15वां स्थापना दिवस समारोह है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी समेत हमारे विधायक गणों की भी उपस्थिति थी, माननीय सुधीजनों की उपस्थिति थी। भरी पूरी संख्या में आम जनमानस ने हिस्सा लिया। इसमें बाल गृह के भी बच्चे आए थे जिन्हें पुरस्कृत किया गया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया गया। साथ के साथ वे सभी पुलिस अधिकारी कार्यकर्ता जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए बालकों के संरक्षण में महती भूमिका निभाई है, उनको भी आज सम्मानित किया गया। सबके चेहरे उल्लास से परिपूर्ण थे। इसके अलावा आज हमने अपनी 2 महती योजनाओं को लॉन्च किया है, निवेदित किया है, जिसमें पहली योजना है सार्थक। बाल गृहों में बच्चे 18 वर्ष की आयु तक रहते हैं, परंतु इसके उपरांत उन बच्चों को बालोदय योजना के तहत एक राशि तो दी जाती है, पर हमारा निवेदन था आयोग का कि आगे उनका समाज पुनर्वास हो सके। समाज पुनर्वास के अंतर्गत ये बात सम्मुख आती है कि हम आगे किन्हीं औद्योगिक घरानों से, कारपोरेट सेक्टर से, अन्य क्षेत्रों से जो रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, उनसे संयोजन स्थापित करके उन बच्चों को
केवल एक निश्चित राशि ना दें, बल्कि उनके कुटुंब के बसने तक के उनके लिए सहयोगी हो सके। एक छोटा सा प्रयास सार्थक कहलाया। उसके उपरांत एक और भी योजना हमने आगे लाई। आज तक बाल अधिकार संरक्षण नियम को लेकर के कोई भी पाठ्यक्रम नहीं था, तो इस पाठ्यक्रम के लिए एक सिलेबस प्रस्तावित किया है, जिसमें पॉक्सो से लेके विभिन्न एक्ट के संबंध में महीन से महीन जानकारी होगी, जिससे प्रशिक्षित यदि लोग बाल अधिकार के क्षेत्र में आते हैं और अपने कार्य करते हैं, तो इससे समस्या को समझ के कारण अनुरूप निदान प्रस्तुत किया जा सकेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ में धान की खेती शुरू हो गई है। शासन के पास डीएपी खाद और बीज की कमी को देखते हुए किसान कृषि दुकान से महंगे रेट में खाद खरीदना पड़ रहा है। इसकी शिकायत किसानों ने कलेक्टर दीपक सोनी से की। कलेक्टर दीपक सोनी ने जिले के सभी कृषि दुकानों में जांच के आदेश दिए हैं। आज 8 दुकानों की जांच की गई है, जिसमें से नकली बीज, नकली खाद की जांच जो है वो की जा रही है। शिकायत पर जिला प्रशासन ने गुणवत्ताहीन और उर्वरक बीज के सैंपल लिए हैं। जिले की कृषि दुकानों को ये सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी हालत में नकली खाद, नकली बीज ना बेचें और कालाबाजारी ना करें, नहीं तो सभी कृषि दुकान वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो आपको बता दें, आज कृषि विभाग ने सभी कृषि दुकान के स्टॉक रजिस्टर्ड भी चेक किए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों को लगातार कृषि दुकान पर उर्वरक के क्रय विक्रय के बिल के जांच के भी निर्देश दिए गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार कलेक्टर और एसपी कार्यालय को 10 जून 2024 को एक सामाजिक संगठन द्वारा आग के हवाले और तोड़फोड़ की गई थी। इस पर राज्य शासन को लगभग 14 करोड़ का नुकसान हुआ था। आपको बता दें, 365 लोग के खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। आज नोबेल नौरंगे को गिरफ्तार कर लिया गया। ये आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। पुलिस को इसकी तलाश थी। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी के माध्यम से घटना का प्रमुख आरोपी था। पुलिस ने आज उसे पथरैया मुंगेली से गिरफ्तार कर लिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। कांग्रेस का डेलीगेशन कलेक्टर से मिलने खनन माफिया के द्वारा विगत दिनों में एक व्यक्ति को मुखबिरी के आरोप में तालिबानी सजा दी थी। आपको बता दें, कसडोल के विधायक दीपक साहू ने कलेक्टर से मिलकर इसके पीछे कौन लोग हैं उनकी जांच करे और रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में 10 जून से 15 अक्टूबर तक रेत खदानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस अवधि में किसी भी रेत खदान से निकासी किए जाने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश कलेक्टर दीपक सोनी ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर के निर्देशानुसार किसी भी रेत खदान से अवैध उत्खनन करते हुए पाए जाने पर जिला टास्क फोर्स के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राजस्व, पुलिस, वन और परिवहन विभाग की ओर से अपने अपने स्तर पर रेत खदानों में अवैध उत्खनन, भंडारण, परिवहन की सूचनाओं और संपर्क केंद्र के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रेत के अवैध उत्खनन कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण भी जो है वो दर्ज कराए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ में 674 शराब दुकान को बढ़ाते हुए और नए 67 शराब दुकान खोलने का फरमान जारी कर दिया है। इसी में से एक शराब की दुकान उतई मुख्य मार्ग पर नेवई में खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसे लेकर एक बार फिर जनता के बीच भय और आक्रोश का माहौल बन गया है। संजीत विश्वकर्मा का कहना है कि मुख्य सड़क के किनारे होने की वजह से हमेशा बड़ी दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहेगी। शराब दुकान खोले जाने से अगर प्रशासन को ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है, तो सीएम साहब, कलेक्टर साहब और एसपी साहब अपने घर के बगल में शराब की दुकान खुलवाए, फिर उन्हें समस्या का आभास होगा। आपको बता दें, सुबह शाम हजारों की संख्या में महिलाओं और बच्चों का सड़क के किनारे आना जाना रहता है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से शिक्षा विरोधी हो चुकी है। पूरे राज्य में नशे का व्यापार करने में लिप्त है। हजारों स्कूल बंद कर दिए गए हैं और हजारों शराब की दुकानें खोले जाने का फरमान जो है वो सरकार की तरफ से लगातार जारी किया जा रहा है। 25 लाख 2 और शराब की दुकान खोलो।
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रस्तावित स्थल के आसपास लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 35 से 40 हजार की घनी आबादी निवास करती है। अगर इस स्थान पर शराब की दुकान खुला तो निश्चित ही आपराधिक गतिविधियां बढ़ जाएंगी, महिला और बच्चे और भी ज्यादा असुरक्षित हो जाएंगे। तो नई शराब रिसाली नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत नेवई मेन रोड उतई पर पड़ता है और नेवई में पहले भी उस जगह पे शराब भट्टी थी जहां पे स्थानीय जनता ने काफी विरोध किया। उसके बाद बहुत मुश्किल से वो शराब की दुकान हट पाई थी। अभी छत्तीसगढ़ शासन ने 67 नए शराब दुकानों का जो खोलने का प्रस्ताव रखा है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। वो उसमें से एक नया प्रस्तावित स्थल नेवई का भी है जो कि मुख्य मार्ग से लगा हुआ है। आवागमन के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा होगी अगर वहां पे शराब दुकान खोली जाती है। ये शराब की दुकान जिस स्थल पे प्रस्तावित है उसके आसपास लगभग 30 से 35 हजार की संख्या में लोग निवास करते हैं। इतनी घनी आबादी क्षेत्र के बीच में अगर शराब की दुकान खोली जाती है तो महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों की सुरक्षा, इन सारी चीजों को अब कहीं ना कहीं हम फिर से एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। वैसे भी छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था किसी हद तक कहना चाहिए कि कंट्रोल में नहीं है, बहुत ही बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है और इसको ध्यान में रखते हुए हमने शराब की दुकान का विरोध किया कि यहाँ पर ये शराब दुकान खुलनी नहीं चाहिए। जी, मैं संजीत विश्वकर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।